1955 के कानून के तहत केंद्र की नागरिकता अधिसूचना जारी। देश के 13 जिलों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जमा कर सकेंगे आवेदन। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को मिल सकेगी नागरिकता। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक संपन्न। संघर्ष के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच पर प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव पर मतदान से अलग थलग रहा भारत। आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का 8वां सम्मेलन। एसडीजीज को पाने के लिए नाइट्रोजन प्रदूषण प्रबंधन पर रहा जोर। 31 मई से 3 जून तक चला यह त्रिवार्षिक सम्मेलन। देशी तकनीक से बना टेम्परेचर डेटा लॉगर विकसित। देश की अपनी तरह की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। वैक्सीन्स और बॉडी ऑर्गन्स के ट्रांसपोर्टेशन के समय रियल टाइम टेम्परेचर बताने में कारगर। और भारत में पाए गए कोरोना के 2 वेरिएंट्स को WHO ने दिया नाम। B16171 को कप्पा, जबकि B16172 को कहा जाएगा डेल्टा। B16117 को कोरोना का भारतीय वेरिएंट कहे जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नागरिकता के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इसमें 5 राज्यों के 13 जिलों में अधिकारियों को नागरिकता के आवेदन स्वीकार करने, सत्यापित करने और अनुमोदित करने की शक्तियां दी गई हैं। अधिसूचना में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय आवेदन के लिए पात्र माने गए हैं। ये अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह आदेश नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं लाया गया है, बल्कि इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के तहत जारी किया गया है। इसी तरह की अधिसूचना इससे पहले भी 2018 में कई राज्यों के जिलों के लिए जारी की गई थी। वर्तमान अधिसूचना में गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा और छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं बलौदा बाजार जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही जिले, जबकि हरियाणा का फरीदाबाद और पंजाब का जालंधर जिला भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध समुदायों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया था। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने का देशव्यापी विरोध भी हुआ। हालांकि केंद्र द्वारा अभी तक इस अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव की प्रतिनियुक्ति का मुद्दा गरमाया रहा। प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक महकमे से जुड़ी एक खास शब्दावली है, जिसमें एक नियमित अधिकारी को किसी एक खास अवधि के लिए दूसरे स्थान पर सेवा के लिए बुला लिया जाता है। राज्य काडर के किसी IAS अधिकारी को कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के विभाग में बुलाया जाना इस तरह का एक उदाहरण है। अब हालिया मुद्दे पर लौटते हैं। अल्पन बंदोपाध्याय 1987 बैच के IAS अफसर थे, जो पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव पद पर रहे। अल्पन बंदोपाध्याय 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया। इसी दौरान 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अल्पन की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अल्पन बंदोपाध्याय से 31 मई तक रिपोर्ट करने का आदेश दिया। इस पूरी गहमागहमी के बीच केंद्र में खुद को तलब न करने के बजाय 31 मई को वे सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि इस पर ऐसे संकेत मिल रहे थे कि नई दिल्ली तलब न होने पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पूरे मुद्दे पर हम 2 बातों को समझेंगे। पहला यह कि किसी अधिकारी को किस तरह सेवा विस्तार दिया जाता है, और दूसरा प्रतिनियुक्ति कैसे की जाती है। आपको बता दें कि मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियमों के तहत सेवा का कोई सदस्य जो बजट कार्यों में लगा हुआ है या समिति में एक पूर्ण सदस्य है, उसे अधिकतम 3 माह का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। राज्य के मुख्य सचिव के पद पर रहे किसी अधिकारी को 6 माह तक का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सेवा विस्तार का यह तरीका केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से लोकहित में अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की। सामान्य स्थिति में भी केंद्र सरकार हर साल अफसरों की एक ऑफर सूची के लिए राज्यों से पूछती है। इनमें IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा
और भारतीय वन सेवा के अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यह सूची उन अधिकारियों की होती है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आना चाहते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार इस सूची में से अधिकारियों का चयन करती है। आईएएस कैडर नियमों के मुताबिक केंद्र और संबंधित राज्य सरकार के बीच आपसी सहमति के बाद किसी अधिकारी को केंद्र या किसी दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जा सकता है। अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनती तो राज्य सरकार को उस आदेश का पालन करना ही होता है जो केंद्र तय करे। अगली खबर भी इसी मुद्दे से जुड़ी है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, केंद्र सरकार ने अलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत नोटिस जारी कर सवाल किया कि वे बताएं कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दें कि इस धारा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई अधिकारी इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करने से मना कर देता है। दरअसल अलपन बंदोपाध्याय ने उन्हें दिए गए सेवा विस्तार को अपनाने के बजाय अपनी सेवानिवृत्ति ले ली। ऐसे में उन पर केंद्र और राज्य द्वारा मंजूर सेवा विस्तार को न मानने पर नोटिस जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि यास चक्रवात के बाद बंगाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के देरी से आने की घटना ने काफी तूल पकड़ा था। अधिकारी के इस ढुलमुल रवैये को नोटिस में निर्देशों का उल्लंघन करार दिया गया। आपको बता दें कि देश में किसी भी तरह की आपदा के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है। ऐसे समय में अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कानून के तहत काम करना होता है। इसकी धारा 51B कहती है कि अगर कोई भी केंद्र या राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करता तो ऐसे में 1 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। वहीं अगर आदेश न मानने के चलते किसी की जान जाती है या खतरा पैदा होता है तो ऐसे में अधिकतम सजा बढ़कर 2 साल हो सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। ये लाभ उन्हें ESIC और EPFO स्कीम के तहत दिए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते बढ़ती मौत की घटनाओं के दौर में मंत्रालय का प्रयास श्रमिकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है। नई घोषणा के मुताबिक अब ESIC के तहत बीमित व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु होने पर उसके परिवार के सभी आश्रित सदस्यों को वे सभी लाभ दिए जाएंगे जो रोजगार के दौरान हुई किसी अक्षमता या मृत्यु के चलते किसी बीमित व्यक्ति के आश्रितों को दिए जाते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आश्रितों को ESIC पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। यह पंजीकरण बीमित व्यक्ति के कोविड-19 डायग्नोसिस और उसकी इस बीमारी के कारण मृत्यु से कम 3 महीने पहले होना चाहिए। गौरतलब है कि यह योजना 24 मार्च 2020 से 2 वर्षों तक प्रभावी मानी जाएगी। इसी तरह EPFO की EDLI योजना यानी एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के किसी सदस्य की मौत होने पर उसके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य EDLI का लाभ हासिल कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में दिए गए लाभों का विस्तार किया गया है। अब ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी के बीमार होने और कार्यालय न आने की स्थिति में साल में 91 दिनों के लिए 70% वेतन भुगतान भी बीमारी लाभ के तौर पर दिया जा रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की बात चर्चा में है। दरअसल SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को इस मामले में फिर से अनुरोध पत्र लिखा है। इससे पहले SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 10 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली पीठ से इस मुद्दे पर बात की थी। हालांकि चर्चा के बावजूद मांगों पर विचार करने के लिए बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। SCBA ने अपने तर्क में इस पहल को न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में भी सहायक माना है। दरअसल बड़ी संख्या में सक्षम और योग्य महिला उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति कुशल महिला न्यायाधीशों की कमी को दूर कर सकेगी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत अगर कोई भारतीय व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय
या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो तो उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र माना जाता है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम लॉन्च किया। फिलहाल यह कार्यक्रम पायलट आधार पर 11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 12 क्लस्टर्स में लागू होगा। सरकार को भरोसा है कि इस कार्यक्रम से करीब 10 लाख किसानों को लाभ होगा। वहीं अगर इसका दायरा बढ़ाकर 53 क्लस्टर्स तक किया जाता है तो इससे 10,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के चुनिंदा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को इस तरह विकसित करना है कि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। बागवानी प्लांट एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिसमें बागानी फसलों जैसे फल, सब्जी और सजावटी पौधों आदि की खेती की जाती है। इसे कुछ मुख्य शाखाओं में बांटा जा सकता है, जैसे पोमोलॉजी यानी फल कृषि विज्ञान, ओलेरिकल्चर यानी सब्जी उत्पादन और फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि। प्रजातिगत विविधता, लंबे समय तक उपयोग हो सकने वाले उत्पाद, थोक उत्पादन, मौसमी निर्भरता और विशेष सांस्कृतिक मांग इसकी कुछ विशेषताएं हैं। भारत में बागवानी उत्पादन की बात करें तो 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के मुताबिक यह 326 मिलियन टन से ज़्यादा रहा। इसमें पिछले साल के मुकाबले 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 2015-16 से 2019-20 के बीच देश के बागवानी उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसके 2020-21 के अंतिम आंकड़े आते आते और बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष को लेकर यूएनएचआरसी की बैठक हुई। बैठक में इस संघर्ष के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघनों और अपराधों की जांच शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पर मतदान किया गया। जिनेवा में यूएनएचआरसी के मुख्यालय में हुए इस मतदान से भारत ने खुद को बाहर रखा। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यों में से 14 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि 24 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और इसे पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना की बात की गई है। यह आयोग संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन और मानवाधिकारों के सभी कथित उल्लंघनों और हनन की जांच करेगा। आपको बता दें कि 11 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष यानी इजराइल और गाजा के हमास युद्ध विराम को राजी हुए थे। इस संघर्ष में गाजा में लगभग 230 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे गए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 8वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 31 मई से 3 जून तक चला। यह एक त्रिवार्षिक सम्मेलन है। इस बार के सम्मेलन का मुख्य फोकस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पाने में नाइट्रोजन प्रदूषण प्रबंधन की भूमिका पर रहा। दरअसल नाइट्रोजन प्रदूषण से लाखों लोगों का जीवन और आजीविका प्रभावित होती है। कोविड-19 महामारी के कारण इस सम्मेलन को पिछले साल मई से स्थगित कर दिया गया था। सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के 800 से अधिक वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी जर्मनी की संघीय पर्यावरण एजेंसी ने की। वैज्ञानिकों और जर्मन सरकार के अलावा सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और यूरोप पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। आपको बता दें कि प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अमोनिया और ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। ये यौगिक उर्वरकों, खादों और सीवेज के साथ साथ परिवहन और उद्योग में ईंधन के जलने से बनते हैं। जलवायु परिवर्तन पर इनके प्रभाव को इस तरह भी देख सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखता है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर की कुछ बड़ी संस्थाओं ने जलवायु परिवर्तन पर गहन चर्चा की। इस दौरान वैश्विक शून्य उत्सर्जन को पाने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने पर बल दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में यूएन क्लाइमेट में क्लाइमेट ब्रेकथ्रूज समिट आयोजित किया गया। यह सम्मेलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूएनएफसीसीसी कोप 26 प्रेसिडेंसी का एक संयुक्त प्रयास है। इस्पात उद्योग, पोत परिवहन, ग्रीन हाइड्रोजन सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की प्रगति पर चर्चा करना इस टीम का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था के मुख्य अभियानों में एक
रेस टू जीरो कैंपेन भी शामिल है। इस अभियान के तहत सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जीरो कार्बन रिकवरी पर जोर दिया गया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए 700 से ज़्यादा शहरों, 600 से ज़्यादा शिक्षा संस्थानों और 2000 से ज़्यादा व्यवसायियों का समर्थन इसे हासिल है। हाल ही में नेचर पत्रिका में इस बात का जिक्र किया गया कि प्राकृतिक जलवायु समाधानों में इतनी क्षमताएं मौजूद हैं कि 2030 तक 1.5 से 2 डिग्री के लक्ष्य को काफ़ी हद तक पाया जा सकता है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों के लिए एक स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। यह मटेरियल गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। इससे किसी इमारत के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विकसित करने में मदद मिलेगी और इमारत की ऊर्जा का संरक्षण हो सकेगा। इस अध्ययन के नतीजे सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। इस इलेक्ट्रो ट्यून ग्लास को बनाने के लिए 2 अल्ट्रा थिन मेटल लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर को रखा गया है। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर के अपवर्तनांक को वोल्टेज द्वारा बदला जा सकता है। इससे दृश्य और अवरक्त विकिरण को फिल्टर किया जा सकेगा। शुरुआत में इसे बनाने के लिए सोने और चांदी धातु की परतों का उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में तांबे जैसे सस्ते विकल्पों और इंडियम टिन ऑक्साइड जैसे पारदर्शी अर्धचालक के साथ भी इसका परीक्षण सफल रहा है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने की दिशा में वैश्विक स्तर पर कितने निवेश की जरूरत है और कितना निवेश हो रहा है, इस पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जारी की है। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमीज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की भी इस रिपोर्ट में भूमिका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रकृति आधारित समाधानों के लिए वार्षिक निवेश को 2030 तक 3 गुना करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर देशों को अपने जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और जैव विविधता संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना है तो 2050 तक इसे 4 गुना करने की दरकार है। प्रकृति आधारित समाधानों से यहाँ मतलब सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति का उपयोग करने और सतत प्रबंधन से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में तकरीबन $133 बिलियन का निवेश हर साल इस क्षेत्र में किया जा रहा है। इस कुल निवेश में सार्वजनिक वित्त की लगभग 86% भागीदारी है। इसमें भी सबसे बड़ी भागीदारी सार्वजनिक वित्त सेवा प्रदाताओं की है। इन सेवा प्रदाताओं में सरकारें, विकास वित्त संस्थान और पर्यावरण एवं जलवायु निधि आदि शामिल हैं। सार्वजनिक निवेश में अमेरिका, चीन और जापान की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारत और ब्राज़ील जैसे विकासशील देश भी इस दिशा में निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये देश अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक डेटा को रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट में इन समाधानों के लिए लेबलिंग, ट्रैकिंग और राज्यों के वित्त के सत्यापन के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क की बात कही गई है। इसके अलावा कर एवं कृषि नीतियों में सुधार, व्यापार संबंधी टैरिफ और कार्बन मार्केट्स का सदुपयोग करने के सुझाव भी रिपोर्ट में हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से होने वाली इंसानों की मौतों की गणना के लिए एक अध्ययन किया गया। इसे नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के मुताबिक हर साल दुनिया में गर्मी से होने वाली 37% मौतें, यानी 1/3 से ज़्यादा मौतें सीधे ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। इसकी वजह वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं में तेजी आना बताया है। इन चरम मौसमी घटनाओं से हर साल बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बढ़ते तापमान के साथ गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका भी जताई है। आपको बता दें कि अध्ययन में 1991 से 2018 तक दुनिया भर के 732 शहरों में गर्मी से होने वाली मौतों के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया और उनका विश्लेषण किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली मौतों का सबसे अधिक प्रतिशत दक्षिण अमेरिकी शहरों में था। इसके बाद दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी एशिया को अन्य हॉटस्पॉट के रूप में रखा गया है। ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में जलवायु से संबंधित गर्मी से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ इस वजह से औसतन एक साल में 239 मौतें हुईं। IIT रोपड़ ने एक खास तरह का टेम्परेचर डेटा लॉगर विकसित किया है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस लॉगर को अम्बीटैग नाम दिया गया है। यह टेम्परेचर डेटा लॉगर देश में कोल्ड चेन प्रबंधन में मददगार साबित होगा। देश की अपनी तरह की यह पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस वैक्सीन्स, ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स
और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित परिवहन में कारगर होगी। तकनीक के क्षेत्र में भी यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध यानी कृषि एवं जल तकनीकी विकास हब ने घोषणा की है कि वैक्सीन परिवहन के लिए वह इस डिवाइस को उसकी उत्पादन लागत पर ही मुहैया कराएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह डिवाइस परिवहन के समय आसपास के वातावरण का तापमान रियल टाइम के आधार पर बताती है। रिकॉर्ड किया गया तापमान हमें यह बताता है कि ट्रांसपोर्ट किया गया उत्पाद इस्तेमाल होने लायक बचा है या नहीं। इस डिवाइस को एक USB का आकार दिया गया है जो किसी भी टाइम जोन में तत्काल प्रभाव से -40 से +80 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड कर सकती है। खास बात यह है कि दुनिया में मौजूदा ऐसी ही डिवाइस एक चार्जिंग में केवल 30 से 60 दिनों तक ही तापमान रिकॉर्ड कर सकती है, जबकि इसकी क्षमता 90 दिनों तक की है। एक और बात यह है कि अम्बीटैग सब्जियां, मांस आदि के अलावा पशुओं के सीमेन यानी शुक्राणुओं के परिवहन के लिए भी तापमान की निगरानी कर सकता है। भारत फिलहाल इस तरह की डिवाइस के लिए सिंगापुर, हांगकांग, आयरलैंड और चीन जैसे देशों से आयात पर निर्भर है। बीते दिनों ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विशेषज्ञों ने जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में सभी 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, IIT दिल्ली, एम्स, IIT जोधपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिस्सा लिया। यह बैठक चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, जबकि इसका आयोजन चाइना नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। बैठक में देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के लिए आपसी तालमेल को बढ़ाने की बात कही और अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को सामने रखा। भारत ने पोस्ट कोविड चुनौतियों का समाधान करने और गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए ब्रिक्स कंसोर्टियम का प्रस्ताव दिया। रूस ने स्वस्थ भोजन और पोषण के लिए सतत कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए उन्नत वर्चुअल रियलिटी असिस्टेड तकनीक का प्रस्ताव रखा। वहीं चीन ने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कैंसर अनुसंधान का प्रस्ताव दिया। बीते दिनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेन्स को ग्रीक अक्षरों वाले नाम देने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 के B16171 संस्करण को कप्पा नाम दिया, जबकि B16172 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया। ये दोनों ही वेरिएंट सबसे पहले भारत में पहचाने गए थे। दरअसल कुछ हफ्तों पहले ही मीडिया द्वारा B1617 वेरिएंट्स को भारतीय संस्करण कहे जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष स्वास्थ्य अंग ने भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। WHO द्वारा बुलाए गए एक विशेषज्ञ समूह ने ग्रीक वर्णमाला यानी अल्फा, बीटा, गामा के अक्षरों का उपयोग करके लेबल लगाने की सिफारिश की थी। इससे आम लोगों द्वारा उन स्ट्रेन्स पर चर्चा करना आसान और अधिक व्यावहारिक होगा। पिछले दिनों WHO की 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली संपन्न हुई। इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें यह तय किया गया है कि अब हर साल 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाएगा। इसके अलावा सदस्य देशों ने मिलकर मलेरिया को खत्म करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। WHO की इस मुख्य गवर्निंग बॉडी ने मलेरिया को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव को अमेरिका और जाम्बिया ने मिलकर सामने रखा था, जिसे दूसरे सदस्यों का भी समर्थन मिला। इस प्रस्ताव का मकसद सदस्य देशों से इस बीमारी को नियंत्रित करने की दिशा में अपील करना है। सदस्यों से अपील की गई है कि वे इस दिशा में WHO की वैश्विक मलेरिया रणनीति और नवीन गाइडलाइंस के हिसाब से काम करें। वहीं मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए निवेश को बढ़ाने पर भी जोर देने की बात कही गई। WHO ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम मलेरिया को नियंत्रित और खत्म करने के WHO के वैश्विक प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों को ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 के जरिए निर्देशित किया जाता है। इस रणनीति को 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा में ही अपनाया गया था। यह टेक्निकल स्ट्रेटजी मलेरिया प्रभावित देशों को तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसके तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है।
पहला लक्ष्य है मलेरिया मामलों में 90% की कमी करना। दूसरा, मलेरिया मृत्यु दर में 90% की कमी करना। तीसरा, कम से कम 35 देशों में मलेरिया को पूरी तरह खत्म करना। और चौथा, मलेरिया मुक्त हो चुके देशों में इस तरह रोकथाम करना कि फिर से मलेरिया बड़ी बीमारी न बन सके। एक अनोखे कदम के रूप में राजस्थान सरकार पौधा उपहार अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों को चयनित 4 जड़ी बूटियों के सैपलिंग प्रदान किए जाएंगे। चयनित पौधों में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ शामिल हैं। इन पौधों के सैपलिंग का वितरण राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर औषधि योजना के तहत किया जाएगा। इस मेगा योजना का उद्देश्य पौधों और लोगों के बीच लाभकारी संबंधों को मजबूत करना और राज्य के सभी परिवारों तक औषधीय लाभ उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने इस 5 वर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 31 करोड़ रुपए पहले वर्ष खर्च किए जाएंगे और राज्य के आधे घरों में 5 करोड़ से अधिक पौधों का वितरण किया जाएगा। बाकी बचे परिवारों के लिए अगले साल ये पौधे वितरित किए जाएंगे। इसमें हर एक परिवार को पहले साल 8 सैपलिंग यानी 4 जड़ी बूटियों में से प्रत्येक के 2-2 सैपलिंग प्राप्त होंगे, जबकि 5 सालों में प्रत्येक परिवार को कुल 24 सैपलिंग प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये पौधे राजस्थान की स्थानिक प्रजाति हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक और हर्बल दवाओं के रूप में किया जाता है। इस अभियान के तहत लोगों को इन पौधों के रखरखाव और उचित उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य का वन विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग है। भारत में विषाक्तता को लेकर एक नई शोध सामने आई है। शोध के मुताबिक भारत में विषाक्तता का सबसे बड़ा कारण कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स हैं। इन्हें विषाक्तता के हर 3 मामलों में से 2 के लिए जिम्मेदार माना गया। पिछले महीने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि भारत की वयस्क आबादी में कीटनाशक विषाक्तता का प्रसार 65% जबकि बच्चों में 22% है। शोध में जनवरी 2010 से लेकर मई 2020 तक अध्ययन के आंकड़े शामिल थे, जिसमें 50,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। शोध बताती है कि कृषि और घरेलू गतिविधियों में कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के चलते ये विषाक्तता के कुल मामलों में 63% के लिए जिम्मेदार हैं। विषाक्तता का दूसरा सबसे आम कारक कई तरह के एजेंट्स को बताया गया है, जिनके बाद संक्षारक यानी कोरोसिव, विष और दवाओं का स्थान है। गौरतलब है कि एजेंट्स में विषाक्तता फैलाने वाले कई तरह के रोजमर्रा में उपयोगी केमिकल्स जैसे फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और हेयर डाई इत्यादि शामिल होते हैं। इसी तरह संक्षारकों में मजबूत एसिड और ऑक्साइड्स को शामिल किया जाता है। विषाक्तता के प्रसार क्षेत्र की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रसार उत्तर भारत में है 79%। इसके बाद 65.9% के साथ दक्षिण भारत का स्थान है। मध्य भारत में 59.2%, पश्चिम भारत में 53.1%, उत्तर पूर्व भारत में 46.9% और सबसे कम पूर्वी भारत में यानी 38.5% विषाक्तता दर्ज की गई है। अनुसंधान में गरीबी और एग्रीकल्चर फार्मिंग के सह अस्तित्व को कीटनाशकों के जहर का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। साथ ही कीटनाशकों का बेरोक टोक उपयोग भी भारत में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इन सब के अलावा शोध में कुछ अच्छे प्रयासों का भी जिक्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सदस्य देशों ने कीटनाशकों की सुरक्षित पहुंच का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में घातक विषाक्तता के प्रसार में 10% की कमी आई है। आपको बता दें कि कुछ प्रमुख कीटनाशकों में एंडोसल्फेन, मैंकोजेब, फोरेट और मिथाइल पैराथियोन जैसे नाम शामिल हैं। हाल ही में ECLGS के चौथे संशोधन को ECLGS 4.0 के नाम से जारी किया गया। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की ECLGS यानी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया है। इसे अब 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। कोविड की वजह से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को इससे सहायता मिलेगी। अनुमान के मुताबिक अब तक लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपए ECLGS के तहत कवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 100% गारंटी कवर की भी घोषणा की। यह अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, क्लिनिकों और मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने पर मान्य होगा। इस ऋण पर ब्याज की सीमा 7.5% तय की गई है। मंत्रालय ने ECLGS 1.0 के तहत लिए गए ऋण पर
एमएसएमईज और अन्य संस्थाओं के लिए योजना के कार्यकाल के विस्तार की भी घोषणा की। इसे 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इसमें उन एमएसएमईज और संस्थाओं को शामिल किया गया है जो 5 मई 2021 के आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र हैं। नए संशोधन में ECLGS 3.0 के तहत पात्रता के लिए बकाया 500 करोड़ रुपए के ऋण की वर्तमान सीमा को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को कवर करने के लिए ECLGS 3.0 का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। विदेशों से आयात किए जाने वाले कोविड टीकों की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक बड़ा निर्णय लिया है। DCGI ने सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली द्वारा विदेशी टीकों के लिए क्लिनिकल परीक्षण और वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 की जांच के लिए एक नया AI प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसमें डॉक्टर चेस्ट एक्सरे को WhatsApp के माध्यम से देख सकेंगे। इसे एक्सरे सेतु नाम दिया गया है। यह मोबाइल के माध्यम से भेजी गई कम रेजोल्यूशन वाली इमेजेस के साथ काम कर सकता है। यह काफी तेज है और उपयोग में भी आसान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का पता लगाने में आसानी होगी। एक्सरे सेतु को आर्ट पार्क यानी AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ने विकसित किया है। आर्ट पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा के साथ यह अंतरिक्ष समझौता करने वाला न्यूजीलैंड नवीनतम देश है। न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन है। ब्राजील भी इस पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। बीते 1 जून को भारतीय सेना ने AEC यानी आर्मी एजुकेशनल कोर की 100वीं वर्षगांठ मनाई। AEC की शुरुआत 1921 से हुई। इस दौर में भारतीय सैनिकों में बड़े पैमाने पर निरक्षरता रहती थी। तब से AEC ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के साथ साथ संगठनात्मक जरूरतों के अनुकूल कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रेल मंत्रालय का R&D विंग RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन BIS पर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन के तहत स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है। इसके लिए RDSO ने मानक निर्माण प्रक्रियाओं को WTO TBT की कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस के अनुरूप बनाया। साथ ही BIS द्वारा SDO के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक मानदंडों को भी पूरा किया। SDO के रूप में यह मान्यता 3 साल के लिए वैध है। वैधता अवधि पूरी होने के बाद नवीनीकरण की जरूरत होगी। भारत सरकार देश के बाकी सभी प्रमुख अनुसंधान और मानक विकास संगठनों के लिए विश्व स्तर के मानकों का पालन करने और उन्हें अनुकूलित करने के लिए ही ऐसी पहल लेकर आई है। इफ्को यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने एक पोषक तत्व नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करेगा। यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। इफ्को जून 2021 तक नैनो यूरिया लिक्विड का उत्पादन शुरू कर देगा। इसके तुरंत बाद ही इसका वाणिज्यिक उपयोग भी शुरू हो जाएगा। चीन ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी में फिर से बदलाव किया है। अब एक कपल को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति है। इससे पहले चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था, लेकिन यह जन्म दर को बढ़ावा देने में काफी हद तक विफल रही। इसके अलावा देश में अधिक लोगों को कार्यबल में रखने के लिए चीन अपनी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे देश में किराए के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को बदलने में मदद करेगा। अधिनियम औपचारिक बाजार की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित करके किराए के आवास को संस्थागत रूप देने में सक्षम बनाएगा। साथ ही किराए के आवास उद्देश्यों के लिए खाली घरों को उपयोग में लाने की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र ने मिड डे मील योजना के अपने हिस्से को सीधे छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह एक मुश्त राशि
कोविड राहत के रूप में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के खातों में भेजी जाएगी। दरअसल देश भर में कई सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल पिछले कई महीनों से महामारी के कारण बंद हैं। इस कारण से मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन नहीं मिल पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा चुना गया। चयन पैनल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। बशर असद एक बार फिर से सीरिया के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इस युद्धग्रस्त देश में वह अपने चौथे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। सीरिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है। बशर असद के फिर से चुने जाने के बाद सीरिया का पश्चिमी देशों के साथ दरार के और बढ़ने की संभावना है, जबकि रूस, ईरान और चीन से सीरिया के संबंध और अच्छे होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में एप्पल स्कैब की चेतावनी दी है। एप्पल स्कैब सेब में लगने वाली एक कवक जनित बीमारी है। इसके लिए वेंटूरिया इनिक्वेलिस नाम का कवक जिम्मेदार होता है। इससे संक्रमित फल समय से पहले गिर सकते हैं। माना जाता है कि हिमाचल में एप्पल स्कैब पहली बार 1977 में दिखाई दिया था। इसने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल को प्रभावित किया था। हाल ही में भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 दिया गया है। उन्हें एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड की श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। इसे ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रोफेसर राव हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान में वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही यह शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों को उनके काम में प्रोत्साहित करता है। बीते दिनों SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और रैंकिंग करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 संकेतकों पर आंका गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।